संविधान और कानून इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि मेंटेनेंस के लिए क्या गाइडलाइन होने चाहिए और उसमें उसने कहा है कि मेंटेनेंस कब दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, कब से मेंटेनेंस का पैसा जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब भी पत्नी किसी भी कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए अर्जी करती है तो वो मेंटेनेंस कितना दिया जाना चाहिए, किस तारीख से मेंटेनेंस राशि देना शुरू करना चाहिए, किन आधारों पर ये निर्धारित करना चाहिए कि कितना मेंटेनेंस दिया जाए। तो आमतौर पे जो हमारे कानून है उसके अंतर्गत फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं, सेक्शन 125 में CRPC में मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस जब फाइल करते हैं मेंटेनेंस की मांग कोर्ट से कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कोर्टों में मेंटेनेंस की राशि की मांगी जाती है। तो ये सवाल होता है कि राशि कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार से उसको कैलकुलेट करना चाहिए और वो कब से शुरू होनी चाहिए। हर कोर्ट अपने हिसाब से ये सब निर्धारित करता था। एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी कि किस तरह से ये सब फैसले लिए जाएं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस 4 नवंबर को 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए इन सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। महिला अलग अलग फोरम में, अलग अलग कोर्ट में जा सकती है। अब जबकि इन सब जगह पर वो अलग अलग मेंटेनेंस मांग सकती है, तो क्या सब जगह पर उसको मेंटेनेंस मिलेगा, क्या सब जगह पर कितना मेंटेनेंस मिलेगा, इस सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप कोई कोर्ट में जाते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पारिवारिक हिंसा का मुद्दा लेकर आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हो, तो वहां पर भी आप मेंटेनेंस की बात कर सकते हो। लेकिन आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि कोई अगर फैमिली कोर्ट में आपका केस चल रहा है और वहां पर फैमिली कोर्ट ने कुछ मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है, तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। तो आप अगर अलग अलग कोर्ट में जा रहे हैं और मेंटेनेंस मांग रहे हैं, तो आपको हर कोर्ट में बताना पड़ेगा कि हमने दूसरे कोर्ट में भी अर्जी दाखिल की है, हमारी दूसरी कोर्ट में ये अर्जी है और वहां पर हमें मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करेगा, तो अगर किसी दूसरे कोर्ट ने कोई राशि मेंटेनेंस की तय की है तो कोर्ट को लगता है कि उससे ज्यादा राशि होनी चाहिए, तो वो ऑर्डर पास कर सकता है कि जो राशि वहां से मिल रही है पहले से ऑर्डर में, उसके अलावा भी इतनी राशि या कुछ राशि हर महीना महिला को दी जाए। ये जो एडजस्टमेंट है वो करने का आदेश कोर्ट दे सकता है या कोर्ट वो आदेश को वैसे का वैसा रख सकता है। इसके बाद मेंटेनेंस किस दिन से गिनना शुरू किया जाएगा। कभी कोर्ट पहले ऐसे होता था कि कोर्ट ये ऑर्डर देता था कि जिस दिन से मैं ऑर्डर दे रहा हूं उस दिन से, या जिस दिन से अर्जी फाइल की है उस दिन से। तो इसके बारे में क्लियर करते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया गया है कि जिस दिन से इंटरिम मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में दी जा रही है उस दिन से पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा हिसाब किताब करके हर महीना मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो जिस दिन ऑर्डर हो रहा है उस दिन से मेंटेनेंस शुरू होगा ऐसा नहीं है। जिस दिन आप कोर्ट में गए थे और आपने कोर्ट में अर्जी फाइल की थी, क्योंकि कोर्ट में अर्जी हम जब फाइल करते हैं तो ऑर्डर पास होने के लिए बहुत महीने लग जाते हैं, तो उतने महीने का भी पूरा मेंटेनेंस सामने वाली पार्टी को या वो पति को या वो पुरुष को देना मैंडेटरी है या ये जरूरी है। तो कोर्ट को ऑर्डर आदेश देते वक्त उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सवाल आता है कि मेंटेनेंस की राशि कितनी होगी और वो किस आधार पर निश्चित की जाएगी कि इतनी मेंटेनेंस की राशि दी जानी चाहिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन तय की है। सबसे पहले तो जब भी हम जो भी कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए अर्जी करेंगे, तो वहां पर दोनों पार्टियों को एक एफिडेविट फाइल करके देना होगा कि उनकी इनकम आज इतनी है, उनके खर्चे इतने हैं। इसका पूरा ब्यौरा शपथ पत्र पर, एफिडेविट पर कोर्ट में दाखिल करना वो जरूरी हो गया है। उसका एक फॉर्मेट भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों की जानकारी के लिए वो फॉर्मेट दे देंगे। अभी सवाल आता है कि मेंटेनेंस कितना और कैसे तय किया जाए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेंटेनेंस को तय करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वो पुरुष की आय कितनी है, उसके खर्च कितने हैं, उस पर कितने लोग निर्भर हैं। कोर्ट इन सब के बारे में कोर्ट जानकारी लेगा और उसके बाद वो देखेगा कि कितना मेंटेनेंस दिया जाए। दूसरी बात यह है कि मेंटेनेंस देते वक्त ये नहीं है कि इतना मेंटेनेंस दिया जाए कि महिला अपना नॉर्मल जीवन भी नहीं जी सके। इतना कम मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। मेंटेनेंस देते वक्त ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो मायके में रहती थी तो वो किस स्टेटस में रहती थी, उसका रहन सहन कैसा था, तो उस तरह का रहन सहन मेंटेन होना चाहिए, इतना तो मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि वो पुरुष या पति कितना कमाता है और उसके खर्चे कितने हैं और उसके पास कितना पैसा बचता है। अगर वो पुरुष बहुत कम कमाता है और उसको ऑर्डर कोट बहुत ज़्यादा देने का हो जाता है और वो ऐसी परिस्थिति में आ जाए कि खुद अपना खर्चा नहीं पूरा कर सके, और ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा मेंटेनेंस का अमाउंट अगर कोर्ट डिसाइड कर देती है तो वो भर ही नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेंटेनेंस ऐसा भी होना चाहिए जो वो पुरुष या पति भर सके, उसकी उतनी कैपेसिटी हो और वो एक अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है मेंटेन करते हुए वो पत्नी को या महिला को भी पैसे दे सके। तो ये दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। एकदम ज्यादा भी मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, एकदम कम भी नहीं हो सकता है। ये सारा बैलेंस देखना ये कोर्ट के लिए जरूरी है। मेंटेनेंस के देते वक्त कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि वो महिला कितनी पढ़ी लिखी है, वो शादी के पहले वो नौकरी करती थी क्या, शादी के कारण उसको नौकरी छोड़ना पड़ा क्या, उसकी आय कितनी है, उसकी खर्चे कितनी हैं, उसके सब आय के साधन क्या क्या हैं। ये सारी मुद्दे देखना ये कोर्ट का काम है। ये सब देखने के बाद ही कोर्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकता है। और मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होने के बाद वो मेंटेनेंस सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग अलग कानून में अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ तो वहाँ पर पति जहाँ पर काम करता है या वो पुरुष जहाँ पर काम करता है तो उसके सैलरी से भी मेंटेनेंस का अमाउंट काटा जा सकता है। अगर वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो वहाँ पर वो महिला अर्जी कर सकती है 1 साल के अंदर कि ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो इसको जेल में भेजा जाए, तो जेल का भी प्रावधान हो सकता है। और तीसरा है दूसरे कानून के अंतर्गत, जैसे फैमिली कोर्ट में या कोर्ट में केस चल रहा है और मेंटेनेंस नहीं है तो उस मेंटेनेंस को वसूल करने के लिए सिविल कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती। तो इस प्रकार पूरा मेंटेनेंस का जो डाउट थे, जहां जहां पे समस्याएं आ रही थी, उस सब का पूरा निचोड़ निकालते हुए, उस सब पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं पूरे देश में जितने भी कोर्ट हैं उसके अनुसार ही फैसला लेना होगा। आज हम इतना ही। आपको कोई सवाल पूछना है नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा नंबर यहाँ पर नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप करके और आपको जो कहना है और आपको कोई सलाह भी चाहिए तो आप उस पर ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और संविधान और कानून इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।